आज करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग आधुनिकवाद की कक्षा में हैं। आधुनिकवाद की कक्षा की कड़ी में हम लोग नीतियों को देख चुके थे और नीतियों के प्रतिक्रिया को देखना था। ब्रिटेन के द्वारा भारत में शासन की स्थापना के बाद उसके सुदृढ़ीकरण करने के लिए कई नीतियों का विकास किया गया, जिसका समग्र पक्ष कल आप लोगों ने देखा। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, प्रशासनिक न्यायिक नीतियां, आर्थिक नीतियां और शिक्षा शैक्षणिक नीतियां जो सबसे महत्वपूर्ण, यहां तक कि प्रेस की नीति को भी देखा। हमारी आज की कक्षा उन नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया से है। नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया में नागरिक प्रतिक्रिया हुई, सन्यासी विद्रोह हुआ, किसानों की प्रतिक्रिया हुई, आदिवासियों की प्रतिक्रिया हुई। उन आदिवासियों की प्रतिक्रिया में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब काफी महत्वपूर्ण रहा। जबकि किसानों की प्रतिक्रिया में नील आंदोलन, आजादी के समय चंपारण, ये सब ऐसे आंदोलन थे, बारदोली सत्याग्रह, ये सब ऐसे आंदोलन थे जो परीक्षा के दृष्टि से भी मायने रखता है। और इस प्रतिक्रिया की कड़ी में एक महाप्रतिक्रिया हुई जिसे हम 1857 का विद्रोह कहें। बीडी सावरकर के शब्दों में हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो वहां पे जाने से पहले जितनी बात अभी हमने की है उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं तैयार कर देता हूं और फिर 1857 की जो पूर्व पीठिका है उसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो लिखेंगे ब्रिटिश नीति। हमारा टॉपिक है ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध, नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया और 1857 का विद्रोह। का विद्रोह 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह लिखेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद, ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कई तरह के नीतियों का प्रतिपादन किया। कई तरह के नीतियों का प्रतिपादन किया। धन्यवाद। कई तरह के नीतियों का प्रतिपादन किया जिसका उद्देश्य, खुश रहो, बहुत बड़ा हाथ पढ़ो, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूती प्रदान करना था। ठीक है, क्या लिखे? ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, मैं ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद क्या लिखे थे? जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूती प्रदान करना था। जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूती प्रदान करना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूती प्रदान करना था। इसीलिए उसकी सभी नीतियां, किसकी सभी नीतियां? हाँ, उसकी सभी नीतियां
उसकी सभी नीतियां भारतीयों के लिए अहितकारी रूपों में थी, अहितकारी रूपों में थी, अहितकारी रूपों में थी। किस रूपों में थी? अहितकारी रूपों में थी। इसी कारण विभिन्न नागरिक किसान जनजाति के स्तर पर प्रतिक्रियाएं हुई, 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 के स्तर पर प्रतिक्रियाएं हुई। उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है, उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। 10, 8, 10, 12, 14 लिखवा देते हैं, वही आज की कक्षा का जिस्ट भी है। और फिर आता है 1857 का विद्रोह, और इसके बाद आता है एक और सामाजिक धार्मिक प्रतिक्रिया आती है जिसको हम लोग पुनः जागरण कहते हैं। और तब आता है स्वतंत्रता संग्राम, और जिसके 3 चरण है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। और इसके उपरांत आपकी आधुनिक भारत के साथ ही संपूर्ण इतिहास जो महीनों से आप पढ़ रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण खंड आपके निकट कोई भी परीक्षा आएंगे तो उसके लिए यह खंड काफी मायने रखता है। इसी क्रम में मैंने अभी आपको बताया कि जो विभिन्न प्रतिक्रियाएं हैं और उसके मुख्य पक्ष को थोड़ा सा देख लें। तो लिखेंगे पहला नील आंदोलन, पहला लिखो ऐसे, पहला लिखो सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। यह विद्रोह बंगाल में हुआ और पहली नागरिक प्रतिक्रिया थी, और पहली नागरिक प्रतिक्रिया थी। यह विद्रोह बंगाल में हुआ क्योंकि शासन की स्थापना बंगाल में ही हुई थी। तो जहां शासन की स्थापना रहेगी, प्रतिक्रिया पहले कहां होगी? वही होगी ना। तो पहला नागरिक विद्रोह था। याद रखिएगा, इसका उदाहरण मैंने इसीलिए दिया है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, और वह जिस पुस्तक से ली गई उसका नाम है आनंद मठ। और आनंद मठ का कथानक, जिस विद्रोह की कथानक है, वह है आपकी सन्यासी विद्रोह, जिसे हर संभव स्थिति में आपको याद करके रखना है। तो लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि इस विद्रोह की कथानक, इस विद्रोह की कथानक बंकिम चंद्र के इस विद्रोह का कथानक बंकिम चंद्र के आनंद मठ में, बंकिम चंद्र के आनंद मठ में परिलक्षित होता है। ठीक है, क्या लिखे? और इसी आनंद मठ से हमने राष्ट्रीय गीत लिया है। लिखेंगे इसी आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया है।
इसी इसी पुस्तक से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिए गए हैं। हो गया? तो सन्यासी विद्रोह याद रखिए अपनी परीक्षा के लिए। कमीशन में इसके कारणों को भी देखा जाता है, इसके नेता को भी देखा जाता है, इसके ईस्वी को भी देखा जाता है। लेकिन आप लोग अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट पॉलिसी तो याद रख नहीं पाते हैं। ठीक है, पीडीएस सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, ये तो याद रहता नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर क्या कीजिएगा, सारी बिंदु दिमाग के मजबूतीकरण पे होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा लिखिए नील विद्रोह। नील विद्रोह, अच्छा कौन बताएंगे कि वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? वेरी गुड, कब? 1896। कौन थे अध्यक्ष कांग्रेस के? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी के समय में वंदे मातरम कांग्रेस के मंच पे, कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, जिसे हर संभव स्थिति में याद करके रखिए। कॉपी के ऊपर में जगह है तो लिख लीजिए, कॉपी के ऊपर में। वंदे मातरम पहली बार, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी रहमतुल्लाह सयानी रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था, पहली बार गाया गया था। और यह आपकी परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है, यह आपकी परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि सबसे पहले कब गाया गया था, कहां, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और किस पुस्तक, किस विद्रोह का इसका कथानक है? सन्यासी विद्रोह। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, नील आंदोलन। अब लिखो नील आंदोलन या विद्रोह 1859-60। 1859-60 लिखो ना। दूसरा विद्रोह है नील आंदोलन। नील आंदोलन या नील विद्रोह लिखो 1859-60। 1859-60 कहां हुआ था? बंगाल के गोविंदपुर नदिया जिला में। तो लिखेंगे बंगाल के गोविंदपुर नदिया जिला में, नदिया जिला में हुआ था, जिसमें नदिया जिला में हुआ था, जिसमें नील वाला कभी नहीं भूला। नील आंदोलन कब? 1800 कहां? बंगाल, नदिया डिस्ट्रिक्ट, गोविंदपुर गांव। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में किया गया है। टिक लगा लीजिएगा। दीनबंधु मित्र के ये किताब भी अपने आप में कंप्लीट जी के। कौन किताब? कि नील दर्पण नाटक था।
और इस नाटक को किसने लिखा था, याद रखिएगा। तो ये अपने आप में कंप्लीट जी, छोड़ो नील विद्रोह, तुम इतना याद रख लो कि नील दर्पण किसने लिखा, यही अपने आप में पर्याप्त है। दीनबंधु और हिंदू पैट्रियट के एक संपादक जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण, हरिश्चंद्र मुखर्जी। और तब आइए उस विश्वास बंधु पे लिखेंगे। इस आंदोलन को नेतृत्व विश्वास बंधु ने दिया था। इस आंदोलन को नेतृत्व विश्वास बंधु ने दिया था। ठीक है, तो तीनों नाम को आप याद करके रखने का प्रयास करिएगा। कौन से तीनों नाम? दूसरा मित्र, एकदम आपके स्तर की परीक्षा में पूछना तय है और इसीलिए उसको रट के रखिए, नहीं तो दीनबंधु मित्र की जगह हरिश्चंद्र मुखर्जी। रिवीजन के अभाव में क्या होता है कि दीनबंधु मित्र चला जाता है हरिश्चंद्र मुखर्जी में, हरिश्चंद्र मुखर्जी चला जाता है दीनबंधु मित्र में। जानता हुआ क्वेश्चन यदि 5 स्लिप कर दिए तो मुकाबले से बाहर होने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, एक एक पॉइंट पर मतलब जो दशमलव है उस पर भी फाइट रहता है, देखते ही हैं। इसलिए कभी आप देखिए कि हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलती नहीं हो। इस बात के लिए मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और इतना पढ़ा दिया जाता है। आप यदि रिवीजन कीजिए तो किसी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन मतलब एकदम कंसंट्रेट होकर, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 100 में 100 बना लीजिए। 100 में यदि 93, 94, 95 क्वेश्चन भी आ गया तो 93, 94 किसी परीक्षा में बना लीजिएगा तो आपकी चयन नहीं रुकेगी। लेकिन उस 2-4 के चक्कर में आप हजारों अनाप शनाप फैक्ट को मेमोरी में डाल लेते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट 1859-60 है उसको गायब कर देते हैं। अब वो याद रह जाता है कहीं से, कहीं बैठ गया 1855-56 तो गया, जबकि वो सिपाही विद्रोह के बाद का पहला सशक्त आंदोलन था। ठीक है कि नहीं? तो घुमाने के लिए बहुत कालक्रम के अनुसार सजा देगा, बहुत तरह से दे देता है। तो जो फैक्ट लिखा दिया गया उसको बस कंठाग्र कीजिए, जिसको हम बार बार कहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सशक्त विद्रोह इस समय जिसने दिया 1857 से पहले, उसमें बहादी आंदोलन आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मैं उसी विद्रोह आंदोलन को ले रहा हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति 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 महत्वपूर्ण है, पैराग्राफ चेंज। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को 1857 से पहले 1857 से पहले अंग्रेजी प्रभुसत्ता को 1857 से पहले 1857 से पहले सबसे सशक्त चुनौती बहादी आंदोलन से मिली। बहादी आंदोलन से मिली। बहादी आंदोलन से मिली जिसके अरब में प्रवर्तक अब्दुल बहाव थे, जिसके अरब में प्रवर्तक अब्दुल बहाव थे। और भारत में इसके प्रवर्तक रायबरेली के सैयद बरेलवी थे। रायबरेली के सैयद बरेलवी थे। कौन थे? सैयद बरेलवी थे। हालांकि यह आंदोलन धार्मिक शुद्धिकरण आंदोलन था जिसकी शुरुआत अरब से हुई थी। और अरब में इसके प्रवर्तक कौन थे? अरब में इसके प्रवर्तक अब्दुल बहाव थे। भारत में इसके प्रवर्तक
सैयद अहमद बरेलवी थे। हालांकि इनसे अधिक प्रभाव एक मौलवी था बलीउल्लाह, उसका सबसे अधिक प्रभाव था बहादी आंदोलन में। तो लिखेंगे इसी कड़ी में दिल्ली के शाह वलीउल्लाह, दिल्ली के शाह वलीउल्लाह, दिल्ली के शाह वलीउल्लाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही, की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, कि महत्वपूर्ण भूमिका रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विद्रोह की कड़ी में, बहादी विद्रोह की कड़ी में बालाकोट की लड़ाई महत्वपूर्ण है। साथ ही बिहार के परीक्षार्थियों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बहादी आंदोलन कि 1830 में इसका केंद्र पेशावर नहीं रखा गया, इसका केंद्र पटना हो गया। तो इसलिए कभी कभी पूछा भी जाता है, आपकी परीक्षा चूंकि आप बिहार के हैं और बिहार में अनेक अवसर विविध रूपों में उपलब्ध होने वाले हैं। अभी जो चूका तो फिर भविष्य में 2-4 साल तक मुझे लगता है कि उसको कहीं कोई अवसर एकाध रेलवे में उसको मिल सकता है तो मिल सकता है, अदरवाइज उसके अवसर बहुत सीमित रहेंगे। इसलिए अभी जितनी तगड़ी मेहनत हो सकती है करिए, ठीक है कि नहीं, जितना कठिन। अब ये तो आपको सोचना है कि कैसे हम समय का प्रबंधन करें और कैसे हम आगे बढ़ें। मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसा कि मैंने कहा, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि रिवीजन करते हुए, दोनों रिवीजन, घर पे भी रिवीजन करें और जब क्लास चल रही है तो क्लास में भी रिवीजन करते हुए, क्योंकि क्लास में कई बात बहुत आसानी से रिवाइज हो जाती है और कई नई चीजों को भी जानने और समझने का हमेशा क्या है, अवसर मिलता रहता है, जो घर पे आप बैठ करके नहीं सीख पाते हैं। और क्लास में बैठे बैठे यूं ही आपके दिमाग में बैठ जाता है क्या ये नए संदर्भ हैं जिसको याद करके रखना है। फिलहाल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1830 में इसका केंद्र कहां हो गया, पटना। तो लिखेंगे 1830 में, पहले ये लिख लो, 1830 में इसी विद्रोह की कड़ी में बालाकोट की लड़ाई, इसी विद्रोह की कड़ी में बालाकोट की लड़ाई उल्लेखनीय है, बालाकोट की लड़ाई उल्लेखनीय है। और बालाकोट की लड़ाई उल्लेखनीय है और 1830 में इस आंदोलन का केंद्र, और 1830 में इस आंदोलन का केंद्र पटना हो गया। पटना हो गया। कहां हो गया, पटना हो गया, याद रखिएगा। इसी कड़ी में कूका आंदोलन को भी ध्यान रखना, लिखेंगे कूका आंदोलन, कूका 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 आंदोलन। यह आंदोलन भी बहावी की तरह ही था, मतलब धार्मिक शुद्धिकरण आंदोलन। यह आंदोलन भी बहावी की तरह ही था, जिसके 2 चरण थे, जिसके 2 चरण थे। पहला चरण था 1840, पहला चरण था 1840, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जवाहर मल। वेरी गुड। जिसका नेतृत्व जवाहर मल कर रहे थे, जिसका नेतृत्व जवाहर मल कर रहे थे, जिसका नेतृत्व जवाहर मल कर रहे थे। और दूसरा चरण था, अच्छा रुक जाइए, जवाहर मल कर रहे थे लिखे ना, और लिख देंगे इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी, इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी, क्योंकि रंगून में इनकी मृत्यु नहीं, इनकी छोड़ दो, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जवाहर मल को छोड़ दो। राम सिंह की, ये जवाहर मल लिखे हो ना, पहला चरण लिखे हो ना, हाँ तो इसको छोड़ दो। अब लिखो 1872 में
इसको लिखो, दूसरे चरण में इसका नेतृत्व, दूसरे चरण में इसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था, जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी। किसके? कूका आंदोलन के दो चरण। पहला चरण 1840 में कौन थे? जवाहरलाल। 1872 में कौन थे? राम सिंह। याद रखिएगा दोनों को। कूका आंदोलन कैसा आंदोलन था? एक धार्मिक शुद्धिकरण आंदोलन था, मतलब नागरिक आंदोलन था। अब आइए, नील आंदोलन कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। बहावी आंदोलन कैसा आंदोलन था? नागरिक आंदोलन था, जो धार्मिक शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ था। और इसी कड़ी में तीसरा है पागलपंथी आंदोलन। तो लिखेंगे पागलपंथी आंदोलन, जो अर्ध सांप्रदायिक आंदोलन था, जो अर्ध सांप्रदायिक आंदोलन था, अर्ध सांप्रदायिक आंदोलन था, और जिसका नेतृत्व करमशाह और टीपू ने किया था, और जिसका नेतृत्व किसने किया था? करमशाह और टीपू ने किया था। करमशाह और टीपू ने किया था। टीपू बंगाल में, ब्रैकेट में लिख दो, बंगाल में। यह आंदोलन कहां हुआ था? बंगाल में। तब है फराजी विद्रोह। अब लिखो नेक्स्ट, फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह का नेतृत्व, यह भी एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। राजनीतिक पक्ष भी इसमें प्रमुख भूमिका में रहा, और इसका नेतृत्व शरीयतुल्लाह उसका पुत्र दुद्दू मियां ने किया था। तो लिखेंगे क्या? क्या छूट गया? बोलो कौन? फराजी विद्रोह से पहले क्या लिखे थे? पागलपंथी तो लिखे तो धार्मिक आंदोलन था, तो क्या दिक्कत था उसमें? हाँ, सब तो धार्मिक था इसमें, जो नागरिकों के द्वारा चलाया गया था। नील को छोड़कर, नील किसानों का, अरे जिसका मूल कारण नील की खेती हो, वो धार्मिक थोड़ी रहेगा, वो क्या रहेगा? आर्थिक। क्योंकि नील की खेती होने से नील की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता क्या होती थी? और यही सब जब यहां बंद किया गया तो शिफ्ट कर गया कहां? सब चंपारण में। अब फिर चंपारण में भी 50 सालों के बाद, 60 सालों के बाद वहां चंपारण सत्याग्रह हुआ तिनकठिया के विरोध में। वही सब ने शिफ्ट किया, एक जगह बंद किया, दूसरे जगह शिफ्ट कर गया। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। और ये आंदोलन तब जाकर पूरी तरह से समाप्त हुआ, ये नील की भूमिका, कि जब जर्मनी में रासायनिक रंग का, मतलब रासायनिक नील का उत्पादन शुरू हो गया। 1910 के दशक में जर्मनी में सबसे पहले रासायनिक नील बनने लगा। तब जाकर यहाँ के बागान मालिकों को कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं लग रही थी, और टेंशन भी हो रहा था। जगह जगह विरोध और विद्रोह प्रतिक्रियाएं हो रही थी, तो स्वाभाविक है। तो ध्यान रखिए, कॉपी के ऊपर में लिख लो, सबसे पहले जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रयोग किया गया। 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 ठीक है, शोध अधिक किया जर्मनी ने। हम लोग शोध कम करते हैं, अनुसंधान कम करते हैं। कल मैं टीवी पे 10 मिनट कोई हिस्टोरिकल रिसर्च देख रहा था, तो इंक पेन का जो इंक का जो वो होता है कलर, तो जापान में कैसे उसको खोजा एक ग्रामीण ने, कि लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसका रंग काला हो जाता था। ठीक है कि नहीं? तो उसको लगा कि इस लकड़ी में काले का प्रधानता है। फिर उसने जो है सो सिंथेसाइज करना शुरू किया, और फिर उसका बुकनी किया, और तब रंग बनना शुरू हुआ।
और देखो कि वह रंग का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ और आज पूरे विश्व में इंक से हम लोग, खैर अब तो ये कलम आ गया, लेकिन एक समय इंक से ही हम लोग लिखते थे। हम लोग के यहाँ के ग्रामीण लकड़ी काटेंगे तो इतना शोध नहीं करेंगे, इतना सोचेंगे नहीं। अब वही जो सोच लेता है वही क्या हो जाता है, आविष्कारक हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो लिखिए। खैर फिलहाल अभी हम लोग हैं किस में, हम लोग हैं फराजी, शरीयतुल्लाह और दुद्दू मियां। तो लिख देंगे इसके प्रणेता थे शरीयतुल्लाह और दुद्दू मियां। दुद्दू मियां, दुद्दू मियां इसके प्रणेता थे। दुद्दू मियां इसके प्रणेता थे। किसके? फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? बस इतना याद करके रख लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। एक नागरिक विद्रोह में 1805 में दीवान बेलूथंबू का विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। तो लिख देंगे, ध्यान रहे कि 1805 में दीवान बेलूथंबू का विद्रोह, दीवान बेलूथंबी का विद्रोह, दीवान बेलूथंबी का विद्रोह दीवान बेलूथंबू का विद्रोह भी महत्वपूर्ण है। इन नागरिक और किसान विद्रोह के अतिरिक्त कुछ आदिवासी विद्रोह भी उल्लेखनीय हैं। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इन नागरिक और किसान विद्रोह के अतिरिक्त आदिवासी विद्रोह भी, आदिवासी विद्रोह भी उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है। जैसे जैसे छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह 1831-32, जैसे छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह 1831-32 बुद्धो भगत के नेतृत्व में, बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कोल विद्रोह कहां हुआ था, कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? यही तो चार बातें याद रखना है। के नेतृत्व में? 1831-32 कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, उस समय बिहार और बिहार में ही छोटा नागपुर था 2000 ईस्वी तक। और किसके नेतृत्व में? तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत के नेतृत्व में। नेक्स्ट, लेकिन उस समय का 1857 के पहले का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह आदिवासियों में कौन सा विद्रोह था? वो था संथाल विद्रोह। मुंडा तो हुआ था 1899-1900 में, और संथाल हुआ था 55-56 में, 1855-56 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो संथाल विद्रोह था। तो लिखेंगे 1857 के पहले आदिवासियों ने सबसे सशक्त प्रतिक्रियाएं, सबसे सशक्त प्रतिक्रिया, सबसे सशक्त प्रतिक्रिया छोटा नागपुर के क्षेत्र में संथाल विद्रोह के रूप में सामने आया। छोटा नागपुर के क्षेत्र में संथाल विद्रोह के रूप में सामने आया। छोटा नागपुर के क्षेत्र में संथाल विद्रोह के रूप में सामने आया, जिसका मूल कारण जिसका मूल कारण जिसका मूल कारण आर्थिक था, जिसका मूल कारण आर्थिक था, जिसका मूल कारण आर्थिक था।
और इसका नेतृत्व और इसका नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू कानू ने किया। सिद्धू कानू। इसका नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू कानू ने किया था। इस आंदोलन से जुड़े हुए 4 भाई थे। 2 थे सिद्धू कानू और 2 था चांद भैरव। कभी कभी परीक्षा में, हालांकि आपकी परीक्षा में सिद्धू कानू से आगे नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी रख लीजिए तो बुरा भी नहीं होगा। तो लिख देंगे इसके अतिरिक्त इसके 2 अन्य भाई चांद भैरव ने भी नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त इसके 2 भाई, किसके 2 भाई? सिद्धू कानू के 2 भाई चांद भैरव ने भी नेतृत्व किया। चांद भैरव ने भी नेतृत्व किया। चांद भैरव ने भी नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन किया और ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन किया। ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन किया मेजर लॉयड के सहायता से, मेजर लॉयड और ब्राउन की सहायता से, मेजर लॉयड और ब्राउन की सहायता से इसका दमन किया। मेजर लॉयड और एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछे हुए है, आप लोग को मैं बता देता हूं और ऑलरेडी बीपीएससी में पढ़ाता भी हूं कि संथालों को पहले दमन करने के लिए एक मेजर को भेजा गया था, लेकिन संथालियों ने उसको हरा दिया था। उसका क्या नाम था उस मेजर का? कोई बताएगा तो हमें अच्छा लगेगा। राम कुमार जी बताइए। उस मेजर का नाम था मेजर बर्रो, और मेजर बर्रो ने आरंभिक प्रयास किया था इस विद्रोह के दमन का, लेकिन संथालियों ने उसको हरा दिया था। तो नोट में लिख दो, विद्रोह के आरंभिक समय में संथालियों ने, विद्रोह के आरंभिक समय में संथालियों ने मेजर बर्रो को हरा दिया था। मेजर बर्रो को हरा दिया था। मेजर बर्रो को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? मेजर बर्रो को हरा दिया था। बस यही आपके नागरिक, किसान और आदिवासी आंदोलन के मुख्य पक्ष हैं 1857 के पहले। हालांकि किसान आंदोलन में 1857 के जस्ट बाद था नील आंदोलन, इसीलिए मैंने उसको वहां जगह दे दी, अन्यथा मैं जगह नहीं देता। 1857 के बाद आदिवासी आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण था मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा धरती आबा, ठीक है, उलगुलान विद्रोह भी उसको कहते हैं। और उसका एक गुरु था जिसका नाम था आनंद पांडे। और दूसरा आजादी के समय गांधीवादी चरण में ताना भगत का आंदोलन, जो गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित था। और उसी कड़ी में अन्य आंदोलन भी हैं, कई जदी लियांग आंदोलन है, ठीक है, तीन कठिया तो चंपारण था ही। पंडौल में विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन था। तिभागा आंदोलन आपका बंगाल में 1943 में था। इन सबको बारदोली सत्याग्रह 1927 सरदार पटेल के नेतृत्व में था। तो हम लोग जगह जगह, मैंने अब 1857 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करेंगे, मुख्य घटनाओं की जब चर्चा करेंगे, तो इन बिंदुओं की भी चर्चा करना। बड़े चंपारण के बिना तो राष्ट्रीय आंदोलन भी पूरी नहीं होगा, बारदोली के बिना तो राष्ट्रीय आंदोलन भी पूरा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तिभागा की चर्चा करेंगे ही हम, तो अन्य की चर्चा करने का यहां कोई औचित्य बनता नहीं है। और बघेरा से लेकर और अन्य जो हो वगैरह है, वो सब आपकी परीक्षा के योग्य का तथ्य नहीं है। आपकी परीक्षा के योग्य का जो तथ्य है
उसको मैंने बताया। हालांकि एक दो नोट में आप लिख सकते हैं, जैसे एक बलवंत फाड़के का एनसीईआरटी फैक्ट है कि बलवंत फाड़के के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को आप नोट में लिख सकते हैं। उस विद्रोह को आप नोट में लिख सकते हैं, तो लिखिए, नोट में लिख देना। नोट में संथाल खत्म हो गया, नोट में लिख देना। अति महत्वपूर्ण है कि बलवंत फाड़के के नेतृत्व में, बलवंत वासुदेव फाड़के के नेतृत्व में, बलवंत वासुदेव फाड़के के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह हुआ था, ठीक है, बम्बे में। बम्बे में रामोसी विद्रोह हुआ था, जिसका दमन कर दिया गया, जिसका दमन कर दिया गया। बस, तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे टॉपिक का ये भाग, जो प्रतिक्रिया थी छोटी छोटी, उसको आप लोगों ने देख लिया। एक बड़ी प्रतिक्रिया है, एक बड़ी प्रतिक्रिया है, और इसको हम लोग अगली कक्षा में देखने के बाद, और फिर धार्मिक सामाजिक प्रतिक्रिया है पुनः जागरण, और तब आता है राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब हम लोग धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन के निकट जा रहे हैं। जब भी कोई टॉपिक समाप्त होता है तो बिना बूस्टर फैक्ट पढ़े तो कभी गए हैं, तो फिर आज क्यों चले जाएंगे, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला सिपाही विद्रोह कहां हुआ था, तो बंगाल में हुआ था 1764 में। अब बेल्लौर में हुआ था 1806 में। मतलब 1857 का जो सिपाही विद्रोह यह पहला नहीं था, तो लिख देंगे पहला सिपाही विद्रोह बंगाल में 1764 में हुआ था। ठीक है, सत्रह सौ चौसठ में हुआ था। उसमें कहा गया कि हेक्टर मुनरो की सेना का एक भाग मीर कासिम से मिल गया था, तो इसीलिए मीर कासिम उस समय ब्रिटिशों का सबसे बड़ा प्रतिरोधक शक्ति था, कि जो काम जो आचरण वो अपना रहा था, कौन, ब्रिटिश, उसी की झलक इसने भी दिखला दी थी। लेकिन ये थोड़ा सा कमजोर हो गया और हार गया। 1764 में ही आपके बक्सर की लड़ाई में हारा था ना, और यही त्रिपक्षीय शक्ति थी। और फिर उसके बाद त्रिपक्षीय शक्ति के उपरांत एक संधि हुई थी 2 चरणों में। एक इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1965 को, और फिर 16 अगस्त को 1965 को दूसरे चरण की इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिलहाल तो आपको यहां यह याद रखना है कि पहला सिपाही विद्रोह 1764 में बंगाल में, और दूसरा सिपाही विद्रोह बेल्लौर में 1806 में हुआ। तो लिखेंगे दूसरा सिपाही विद्रोह 1806 में बेल्लौर में हुआ। बेल्लौर में हुआ, बेल्लौर कहां हुआ, बेल्लौर में हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद है आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह वन कानून के विरोध में, वन कानून के विरोध में हुआ था।
रंपा विद्रोह वन कानून के विरोध में हुआ था। ठीक है। ठक्कर बापा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासी शब्द जनजाति के लिए दिया। ठक्कर बापा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द दिया। आदिवासी शब्द दिया और वे हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी रहे। और वे हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी रहे। हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी रहे। ठीक है। कौन? ठक्कर बापा। टिक लगा लो, ठक्कर बापा। और आज के अंत में कामरूप क्षेत्र किसको कहते थे? आसाम को। और आसाम में एक जनजाति आज भी है जिसका नाम है अहोम। और अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। तो लिख देंगे 1828 में आसाम में अहोम विद्रोह 1828 में आसाम में अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ समय पर ही है। ठीक है, समय पे ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कक्षा की, मैंने कहा था 1 बजे से पहले मैं समाप्त कर दूंगा, तो समाप्त मैंने कर दिया क्योंकि 8 बजे के आसपास कक्षा कंप्लीटली शुरू हो गई थी। स्वाभाविक था कि कम से कम 5 घंटा तीनों भाग को पूरा करने में लगेगा ही लगेगा। थोड़ा सा एक्सटेंशन और दे देते तो 6 घंटा लग जाता। ठीक है, अगले बार से हमारी कोशिश रहेगी कि 7:30 बजे हम इसको शुरू कर दे, तो जिससे तीनों कक्षा आपकी, खैर समसामयिकी तो हमेशा नहीं चलेगा, समसामयिकी तो समय पे ही होते हैं। तो आज हमने मार्च को समसामयिक देख लिया है। अगले अप्रैल बचे हैं और मई बचे हैं। जून तो अभी चल ही रहा है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल बकरीद के महा अवसर पर आपकी कक्षा कल बंद रहेगी, जिसकी सूचना चली जाएगी, लेकिन उसकी मौखिक सूचना तो मैं